हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर या कंजस्टिव कार्डियक फेलियर क्लास लेके आए हैं। ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है ये क्लास पढ़ना, क्योंकि इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस क्लास को देखना ना भूलें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। अगर आपकी मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं आपके, इसलिए पढ़ाई करते रहिए और हौसलों को बुलंद रखिए। ठीक है, चलिए आज की अपन की क्लास है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर या कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। क्या होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर या कंजस्टिव कार्डियक फेलियर? जो हार्ट है, जो ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करके बॉडी के हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक पहुंचाता है, तो उसकी जो एबिलिटी है ना पंप करने की, वो कम हो जाती है। हार्ट पंप नहीं कर पाता है, ब्लड को आगे नहीं भेज पाता है, उसी को हार्ट फेलियर बोलते हैं या कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के नाम से जानते हैं। ये सिस्टोलिक के टाइम में, ये वाला हार्ट दिख रहा जो, वो सिस्टोलिक के टाइम दिख रहा। ये वाला हार्ट जो सॉरी ये डायस्टोलिक के टाइम दिख रहा, ये सिस्टोलिक के टाइम दिखेगा। ठीक है, हार्ट कैन नॉट फिल, ये फिल नहीं है, मतलब जो अंदर है वो वहाँ पे ब्लड नहीं है, ज़्यादा नहीं है। स्टेप ऑफ थिकनेस चैम्बर, चैम्बर में स्टिफनेस ऑफ थिकनेस है। ठीक है, अब जो सिस्टोलिक हुआ, सिस्टोलिक मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन होना सिस्टोल, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन होना। डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन होना और सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होना। हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ जिससे कि ब्लड आगे जाएगा, बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा सिस्टोल के टाइम। डायस्टोलिक के टाइम हार्ट में ब्लड फिल होगा। ठीक है, सिस्टोलिक समय स्ट्रेच एंड थिन चैम्बर, कैसे हो जाते हैं? स्ट्रेच हो जाते हैं और चैम्बर थिन हो जाते हैं। हार्ट कैन नॉट पंप, ये इसमें हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, जिससे हार्ट फेलियर हो गया। इसमें पंप करके भरेगा, दोबारा से रिफिल होगा। इसमें हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, जिससे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर भी होगा और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। बताएंगे कि कितने टाइप के हार्ट फेलियर होते हैं। चलिए तो अपन क्लास की ओर चलते हैं। अपन इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे? अपन इस क्लास में पढ़ेंगे डेफिनेशन पढ़ेंगे एक तो, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कितने टाइप के होते हैं, इटियोलॉजी पढ़ेंगे क्या इटियोलॉजी है इसकी, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, डायग्नोसिस पढ़ेंगे और उसका फिर अपन मैनेजमेंट करेंगे। तो अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि कार्डियक कंजस्टिव हार्ट फेलियर की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन है जो हमने बताई है वही डेफिनेशन होगी। हार्ट फेलियर इज डिफाइन एज ए क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय से। अब आप समझिए कि एक्यूट और क्रॉनिक क्या होता है। एक्यूट और क्रॉनिक, देखो एक्यूट तो मतलब तुरंत, तुरंत होती है। क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय से होती, बहुत लंबे समय, मतलब सालों में होती है, ईयर में। ये डे हो सकती है,
वीक हो सकती है और मंथ में हो सकती है। ये तुरंत होती है, ये बहुत लंबे समय से होती है। ये डे में हो सकती है, डेज में, वीक में भी हो सकती है, ठीक है, और मंथ में भी हो सकती है। ये ईयरली हो सकती है। एक्यूट मतलब थोड़े दिन के लिए, जैसे 1-2 दिन में हुआ आपको, एक्यूट हुआ। क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय से, 2-6 महीना, साल भर से आपको वो डिसीज़ है, वो क्रॉनिक में आएगी। तो ये हार्ट फेलियर इज डिफाइंड एज अ क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव कंडीशन। मतलब क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय से है, और प्रोग्रेसिव में है, मतलब बढ़ती ही जा रही वो डिसीज कंडीशन। वेयर द हार्ट मसल्स इज अनेबल टू पंप, जो हार्ट मसल्स है वो अनेबल टू पंप नहीं कर पा रहा इनफ ब्लड थ्रू द बॉडी टू मीट द बॉडी नीड फॉर ब्लड एंड ऑक्सीजन। तो हार्ट क्या नहीं कर पा रहा, हार्ट की जो मसल्स है वो पंप नहीं कर पा रही ब्लड को। जब ब्लड को पंप नहीं कर पा रही तो बॉडी की जो डिमांड है ना, उस तक बॉडी तक डिमांड नहीं पहुंच रही। जितना ब्लड पहुंचना चाहिए उतना ब्लड पहुंच ही नहीं पा रहा। नीड फॉर ब्लड एंड ऑक्सीजन, और ब्लड उसको और ऑक्सीजन उस टिश्यू और सेल्स को नहीं मिल पा रहा बॉडी के, उसी को हार्ट फेलियर बोलते हैं। ये नॉर्मल हार्ट दिख रहा होगा आपको, ये नॉर्मल हार्ट है। ये कंजस्टिव हार्ट है, मतलब जो हार्ट के जो चैम्बर है ना वो कितने कम हुआ है, ज़्यादा बढ़ गए। ये हार्ट का जो साइज है वो भी बढ़ जाएगा आपका। हार्ट में कंजेशन होने लगा, ब्लड भरने लगेगा, लेकिन वो ब्लड की जो मसल्स है वो काम नहीं कर रही, ये पंप नहीं कर पाए, ये बाहर नहीं फेंक पाएगा, इसी में भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, पंप ही नहीं कर पाएगा। और हार्ट पंप नहीं कर पाता, इसी डिसीज को तो बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन पढ़ लिया अपन, क्लासिफिकेशन क्या, क्लासिफिकेशन में सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा, जो सिस्टोल नहीं कर पाता। एक तो सिस्टोल होता है, एक डायस्टोल होगा। सिस्टोल मतलब पंप करना, सिस्टोल मतलब जो हार्ट है ये हार्ट है, सिस्टोल के समय क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। सिस्टोल के समय ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब दबेगा तो ब्लड बाहर निकलेगा, एरोटा के द्वारा ये बाहर निकलेगा ब्लड, ये पूरी बॉडी में जाएगा सिस्टोल के टाइम। ठीक है, सिस्टोल के टाइम जाएगा बॉडी में, और डायस्टोल के समय ये यहाँ से इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के द्वारा ये राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये फिर लंग्स के पास जाएगा। ये है लेफ्ट एट्रियम जिसमें शुद्ध रक्त आता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये कहाँ से आता है, ये लंग्स से आता है, लंग्स से आता है। ठीक है, जब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो पाएगा तो हार्ट फेलियर होगा, उसका नाम क्या होगा, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया पर वो डायलेट नहीं हो रहा, डायलेशन भी नहीं हो रहा, उसमें फिल ही नहीं हो रहा ब्लड, तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलेंगे उसको। फिर उसको एक्यूट हार्ट फेलियर, एक्यूट मतलब कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में हुआ हार्ट फेलियर, उसको एक्यूट बोलेंगे। क्रॉनिक हार्ट फेलियर मतलब बहुत लंबे समय से, 6 महीने से 1 साल से है, वो क्रॉनिक हार्ट फेलियर बोलेंगे अपन उसको। अब एक होता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, मतलब जो लेफ्ट साइड है ना, इस साइड लेफ्ट साइडेड अगर हार्ट फेलियर हो जाए, ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा इस साइड, तो वो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, और राइट साइड होगा तो वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अब लेफ्ट साइडेड अगर हार्ट फेलियर हुआ तो कहाँ की वो सप्लाई रुक जाएगी। जब हार्ट फेलियर होगा लेफ्ट साइडेड तो लेफ्ट में ब्लड क्या होगा, भरने लगेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का काम ही नहीं करना। जब ब्लड भरेगा ब्लड पीछे भी जाएगा, फिर पीछे कहाँ, लंग्स में जाएगा, तो लंग्स में क्या होगा, कंजेशन वगैरह होने लगेगा फिर वहाँ लंग्स में, है ना। तो लेफ्ट साइडेड में लंग्स में कंजेशन वगैरह होते हैं। ठीक है, और राइट साइड में हार्ट फेलियर हुआ तो राइट साइड में राइट वेंट्रिकल में ब्लड भर जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर राइट एट्रियम में भर जाएगा, राइट एट्रियम से फिर इधर सुपीरियर वेना केवा में भर जाएगा, फिर इन्फीरियर वेना केवा में भर जाएगा, इन्फीरियर वेना केवा में फिर बॉडी में जाएगा, बॉडी में क्या कर देगा ये एडिमा,
एडिमा कर देगा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। और लंग्स में पल्मोनरी एडिमा कर देगा, कंजेशन वगैरह और सांस लेने में दिक्कत, ये सारी प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, इटियोलॉजी क्या है, किसकी वजह से हो सकता है, किस की वजह से हो सकता है, इटियोलॉजी क्या है। ये अर्धमियास, मतलब अगर हार्ट फड़फड़ा रहा है, बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, 200, 250, 300, 400, 600 की स्पीड में, अर्धमियास की वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, एमआई हो गया, कोरोनरी आर्टरी में कोई भी थ्रोम्बस जम गया और हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलना, वो एमआई हो गया, उसको मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन हो गया। ठीक है, हाइपरटेंशन है, किसी मरीज को हाइपरटेंशन के कारण भी कार्डियक फेलियर हो जाता है। एनीमिया है, ब्लड की किसी को कमी है, उसकी वजह से भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। अर्थरोस्क्लेरोसिस है, अर्थरोस्क्लेरोसिस मतलब जो जमा हो जाता है, जो फैट, जो लाइनों में, आर्टीरियल लाइन में जो फैट जमा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं अर्थरोस्क्लेरोसिस। इन्फेक्शन की वजह से भी कार्डियक फेलियर होता है कभी कभी। ओबेसिटी, जो मोटापे वाले मरीज है ना, उनमें कार्डियक फेलियर ज़्यादा होता है। और एल्कोहल एंड तंबाकू जो यूज़ करते हैं, उनमें भी हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। तो अपन ने एटियोलॉजी पढ़ ली है। अब चलते हैं अपन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब मैनिफेस्टेशन क्या है, क्या इसके साइन देखेंगे और क्या सिम्टम देखेंगे। साइन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, साइन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जर्व करेंगे अपन ऑब्जर्व करेंगे। साइन का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जर्व करेंगे। इसे कौन ऑब्जर्व करेगा, इसे नर्स देख सकती है, इसे डॉक्टर देख सकता है। ठीक है, सिम्टम क्या है, सिम्टम, सिम्टम्स ये सब्जेक्टिव साइन है, सब्जेक्टिव। ये कौन बताएगा, ये पेशेंट बताएगा कि पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है, ये पेशेंट बताएगा, ये डॉक्टर ऑब्जर्व करेगा। साइन को डॉक्टर ऑब्जर्व करता है और नर्स भी ऑब्जर्व कर सकती है, और सिम्टम को ये पेशेंट बताएगा। सब्जेक्टिव साइन पेशेंट बताएगा क्या क्या हुआ, तो पेशेंट क्या क्या बता रहा है इसमें अपन समझते हैं। तो पेशेंट सिम्टम बताएगा, पेशेंट बताएगा कि हमें फटीग हो रही है, थकान सी महसूस हो रही है। ठीक है, फिर पेशेंट बताएगा कि हमें वीकनेस भी होती है। फिर पेशेंट बताएगा कि हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑन एक्सर्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में दिक्कत भी होती है। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एट रेस्ट, मतलब जब एक्सरसाइज करेगा या कुछ भी काम करेगा जब उसको शॉर्टनेस ब्रीथ होती है, और जब वो रेस्ट भी करता है तब भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। और पेशेंट कहेगा कि कफ इन बीजिंग, हमें कफ भी आता है और बीजिंग साउंड सुनाई देती है, घर्र घर्र की आवाज़। एनोरेक्सिया होगा और लॉस ऑफ एपिटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी। ठीक है, पैराडॉक्सिमल नेचुरल डिस्निया होगा, उसको पैरोक्सिमल नेचुरल डिस्निया होगा, पेशेंट बताएगा। उसको नोजिया होगा, वोमिटिंग उल्टी वगैरह भी हो सकती है, जी मतलब आना। एब्डोमिनल पेन भी कंप्लेन करेगा वो पेशेंट। ठीक है, नॉक्चूरिया होगा। ये तो पेशेंट ने बता दिए। अब पेशेंट ने बताया, फिर अपन क्या करेंगे, डॉक्टर एक नर्स क्या करेगी, वो साइन में करेगी। पल्मोनरी एडिमा अपन देखेंगे कि पल्मोनरी एडिमा है कि नहीं है। ये मरीज थोड़ी बताएगा कि पल्मोनरी एडिमा है साहब हमें, नहीं, ये डॉक्टर या नर्स या कोई असिस्टेंट डॉक्टर चेकअप करेगा, तभी पता चलेगा कि उसको पल्मोनरी एडिमा होगा। प्लूरल इन्फ्यूज़न देखेंगे अपन, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, उसमें दिखेगा कि प्लूरल इन्फ्यूज़न है। टैकीकार्डिया होगा, अपन देखेंगे मॉनिटर में टैकीकार्डिया होगा मरीज को। ठीक है, नैरो पल्स प्रेशर होगा मरीज को। कार्डियोमेगेली मतलब जो हार्ट का साइज है, जब पंप ही नहीं कर पा रहा, जब पंप ही नहीं कर पा रहा तो उसमें ब्लड भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, तो कार्डियोमेगेली दिखेगी। कार्डियोमेगेली मतलब ब्लड का कंजेशन होना, ब्लड का भर जाना हार्ट में, तो होता कार्डियोमेगेली। ठीक है, जैसे स्प्लीनोमेगेली मतलब स्प्लीन का बढ़ जाना, स्प्लीनोमेगेली,
और हेपेटोमेगली मतलब लीवर का साइज बढ़ जाना, हेपेटोमेगली। ऐसे ही है कार्डियोमेगली में मतलब जो हार्ट का साइज बढ़ जाना। पेरिफेरल में एडिमा हो जाएगा। जब राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो क्या होगा, पेरिफेरल में एडिमा हो जाएगा। जुगुलार वेन डिस्टेंशन होगा, राइट साइडेड जो हार्ट फेलियर हुआ तो उसमें जुगुलार वेन डिस्टेंशन भी दिखेगा। ये अपन चेक करेंगे, ये मरीज बताएगा सिम्टम। ठीक है, तो अपन ने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ लिया। अब चलते हैं कि लेबोरेटरी टेस्ट, अपन उसके टेस्ट क्या क्या कराएंगे, क्या क्या टेस्ट कराएंगे, वो टेस्ट में क्या क्या वैल्यू दिखेगी। तो अपन BNP करा लो। अगर 100 ग्राम पर ml से BNP 100 ग्राम पर ml से ज़्यादा है तो उसको हार्ट फेलियर है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में भी नॉर्मल, जो ECG कराओगे वो नॉर्मल दिखेगी, लेकिन और इट कुड सॉ नंबरस एबनॉर्मलिटी इंक्लूड ST टी वेव चेंजेस में दिखेगा। जो ST सेगमेंट होता है ना, तो उसमें क्या दिखेगा, टी वेव में चेंजेस दिखेगा। जैसे ये P है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है। तो ये इस जगह ST सेगमेंट में जो टी वेव है ना, उसमें एबनॉर्मलिटी दिखेगी अगर हार्ट फेलियर का मरीज है। ठीक है, अगला लेबोरेटरी का सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज ड्यू टू द हाइपोपरफ्यूजन, क्योंकि हाइपोपरफ्यूजन की वजह से जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है ना वो इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, अगला कंप्लीट ब्लड काउंट यूजुअली डिटरमाइन हार्ट फेलियर इज ड्यू टू रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, मतलब जो ब्लड काउंट है ना वो हार्ट फेलियर वाले मरीज में रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि ऑक्सीजन ही सप्लाई नहीं हो पा रही टिश्यू के पास में, तो जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम दिखेगी। ठीक है, अपन चेस्ट एक्सरे कराएंगे। चेस्ट एक्सरे यूजुअली फॉर डिटेक्टिंग कार्डियक एनलार्जमेंट, जो कार्डियोमेगेली दिखेगा ना अपन को, कार्डियक एनलार्जमेंट हो जाता है, वो चेस्ट एक्सरे में दिख जाएगा। पल्मोनरी एडिमा प्लूरल इन्फ्यूजन भी एक्सरे में दिख जाएगा अपन को। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया, सीरम सोडियम 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एसोसिएटेड विद रिड्यूस सर्वाइवल एंड इंडिकेटिंग वर्सनिंग वॉल्यूम ओवरलोड, मतलब जो वॉल्यूम है ना वो शरीर में बढ़ जाएगा, हार्ट में बहुत वॉल्यूम बढ़ गया, वर्सनिंग वॉल्यूम ओवरलोड एंड और डिसीज प्रोग्रेस, और डिसीज प्रोग्रेस ही कर रही है, कम नहीं हो रही है, डिसीज बहुत प्रोग्रेस कर रही है। चलिए अपन अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसमें पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें पैथोफिजियोलॉजी कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, इसमें कंपनसेट भी करेगी, हार्ट कंपनसेट करेगा। उसमें क्या क्या होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या क्या होगा, स्टेमिक हार्ट डिसीज हो सकती है, मायोकार्डाइटिस हो सकती है, मायोकार्डियम का इन्फ्लामेशन हो सकता है, बाल्बुलर डिसीज हो सकती है, और रिस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकती है। राइट साइड में कोर पल्मोनल होगा, राइट साइडेड वास्कुलर डिसीज और राइट साइडेड मायोकार्डियल डिसीज, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये राइट साइड। कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगा जो एक्टिवेशन। अब कंपनसेटरी में क्या होगा, हार्ट क्या करेगा, हार्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन नेट्रोटिक पेप्टाइड को रिलीज करेगा। जब रिलीज करेगा और ट्रैकीकार्डिया होगा, और ट्रैकीकार्डिया होगा फर्दर स्ट्रेस ऑफ मायोकार्डियम, मायोकार्डियम में फर्दर स्ट्रेस हो जाएगा फिर, तो उसको कंजस्टिव फिर हार्ट फेलियर हो जाएगा। ऐसे ये एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन है, एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म होगी। जब एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म होगी तो सोडियम वाटर का वो क्या करेगा, रिटेंशन करेगा। जब रिटेंशन पहले से ही हार्ट काम नहीं कर रहा और फ्लूइड भी और रिटेंशन हो रहा, तो उसकी जो फिर जो फर्दर असेसमेंट स्ट्रेस ऑफ मायोकार्डियम का होगा वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर होगा, क्योंकि पहले ही से फ्लूइड ज़्यादा है और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। फिर ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म मायोकार्डिया कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो बढ़ा देगा। जब कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी तो इंक्रीज
कार्डियक वर्कलोड भी बढ़ेगा, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा बहुत ज़्यादा तो लोड भी तो बढ़ जाएगा ना। लोड बढ़ेगा तो सेल स्ट्रेच होंगी, सेल स्ट्रेच होगी तो कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी एंड डायलेशन हो जाएगा हार्ट में। जैसे कि ये अभी ये ऐसा है हार्ट, ये नॉर्मल हार्ट है, समझ माना कि ये नॉर्मल हार्ट है, लेकिन यही हार्ट अगर ऐसा बना दिया जाए तो ये क्या होगा, ये हार्ट में क्या हो गया, हाइपरट्रॉफी हो गया और डायलेशन हो गया। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी हो गई। अब अपन चलते हैं डायग्नोसिस क्या करेंगे अपन, इसमें क्या क्या डायग्नोस करा सकते हैं, कौन कौन सी जांचें करवा सकते हैं। अपन ने लेबोरेटरी की जांचें देख ली हैं, अब अपन देखेंगे कि मतलब और क्या क्या करा सकते हैं। तो अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी करवा लो, मरीज की ईसीजी करवा लो। ठीक है, मरीज का एक चेस्ट एक्सरे भी करवाएंगे अपन, करवाएंगे। हाँ, फिर अपन इकोकार्डियोग्राफी, इको भी करवाएंगे मरीज की, कि मतलब जो हार्ट है वो कितने % काम कर रहा है कितने नहीं कर रहा। इको से सब पता चल जाएगा, एडिमा भी पता चल जाएगा, हार्ट में कितना कंजेशन है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, फिर अगली जांच अपन करवाएंगे हार्ट कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन मतलब हार्ट में ये कैथेटर डाल के उसमें चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना हुआ है, कितना ब्लड भरा हुआ है। एंजियोग्राफी, फिर अपन अब इसमें कराएंगे एंजियोग्राफी भी करा सकते हैं। एंजियोग्राफी जो वेसल्स की जांच होती है ना, अपन उसमें एंजियोग्राफी भी करा लेंगे। एक ब्लड टेस्ट भी अपन ने करा लिए पिछले स्लाइड में। ठीक है, इतने सारे टेस्ट अपन कराएंगे मरीज के। चलिए अब क्या है, अब अपन मैनेजमेंट करेंगे। टेस्ट करा लिए, जांचें करा ली, सब कुछ करा लिया अपन ने, अब अपन मैनेजमेंट करेंगे। अब मैनेजमेंट दो प्रकार से करेंगे, एक तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब बिना दवाइयों के भी करवा सकते हैं, और एक दवाई दे के भी करवा सकते हैं। तो अपन मैनेजमेंट करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब अपन बिना दवाई के मैनेजमेंट करेंगे। पहले अगर गांव में मरीज है, कोई बहुत दूर मरीज है, शहर में नहीं है, गांव में है, तो अपन घर पे क्या क्या दे सकते हैं उसको पहले ये तो करना है, क्योंकि दवाई अवेलेबल तो होगी नहीं तुरंत, इसलिए अपन को घर पे क्या क्या करना है वो आप समझ लीजिए। तो मरीज को बेड रेस्ट करवा दो, भैया रेस्ट करो, कोई ज़रूरी नहीं है काम करने की इतनी ज़्यादा, बेड रेस्ट करो आराम से, आपको रिलैक्स मिल जाएगा। ठीक है, कंज्यूमिंग स्मॉल बट फ्रिक्वेंट मील, मतलब उसको स्मॉल फ्रिक्वेंट मील दो। फ्रिक्वेंट मतलब थोड़े थोड़े दो, हर एक दो घंटे में कंज्यूमिंग स्मॉल बट फ्रिक्वेंट मील दो, मतलब बार बार दो। ठीक है, अगला मॉडरेट सोडियम रिस्ट्रिक्शन, 2 से 4 ग्राम पर डे देना, बस रिस्ट्रिक्शन, जो सोडियम दे रहे हैं अपन, नमक दे रहे हैं, उसको कम कर दो। ठीक है, जो स्मोकिंग सेशन है उससे बोलो मरीज से कि स्मोकिंग नहीं करने है आपको। ठीक है, अगला है कि अगर अपन अवॉइड एल्कोहल इंटेक, अगर वो दारू पीता हो तो उसको बंद करा देना। ये अपन नॉन फार्माकोलॉजिकल घर पे मैनेजमेंट कर सकते हैं, इससे मरीज को थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा, है ना। उसको बोलेंगे कि अपन सिगरेट या बीड़ी नहीं पीना है, एल्कोहल शराब नहीं पीना है, सोडियम नमक कम कर दो, और जो डाइट लो आप एकदम से मत लो, थोड़े थोड़े लो, हर 2-3 घंटे में फिर ले लो एक, फिर 1-2 रोटी खा लो, ऐसे लेना है, और बेड रेस्ट करवाएं। ठीक है, ये तो हो गया नॉन फार्माकोलॉजिकल। अब अपन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे, ट्रीटमेंट मेडिसिन देंगे, कौन कौन सी देंगे, एसी इनहिबिटर, जो एसी इनहिबिटर ड्रग हैं जिसके जो पीछे लगा रहता है प्रल, एनाप्रल, आइसोनाप्रल, वो दवाइयाँ एसी इनहिबिटर के अंदर आती हैं। ठीक है, फिर अपन दूसरी दवाई देंगे डायूरेटिक, मतलब जो डायूरेटिक देंगे जिससे क्या होगा, जो एडिमा है ना मरीज को वो कम हो जाएगा, यूरिन के थ्रू जो बाहर निकल जाएगा सब, तो वो एडिमा है जो वो कम हो जाएगा डायूरेटिक देने से। ठीक है, और एसी इनहिबिटर देने से जो हाइपरटेंशन है वो भी कम होगी, और मरीज का जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन भी करने लगेगा। आइनोट्रोपिक एजेंट भी देंगे, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं कर रहा ना वो कॉन्ट्रैक्शन भी करेगा, आइनोट्रोपिक। बीटा ब्लॉकर देंगे, जो हाइपरटेंशन है मरीज को वो भी कम होगी और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी करने लगेगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं मरीज में। ठीक है,
वेसल्स को डायलेट करने के लिए वेसो डायलेटर भी दे सकते हैं, क्योंकि मरीज में हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन तो ब्लड वेसल्स पास पास आ जाती, जब पास पास आ जाएंगी तो उसमें डायलेशन के लिए देंगे, वेसो डायलेशन हो जाएगा। डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स देंगे। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जो एल्डोस्टेरोन जो काम कर रहा है ना, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा, उसका अपन एंटागोनिस्ट दे देंगे, एंटागोनिस्ट दे देंगे, जिससे वाटर और सोडियम का क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा, ये किडनी के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, किडनी के थ्रू ये बाहर निकल जाएंगे, तो अपन उनको एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट दे देंगे। ठीक, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जो एंजियोटेंसिन जो काम कर रहा है उसका जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देंगे, अपन ब्लॉक कर देंगे, जिससे तो ये लोड नहीं बढ़ेगा तो किडनी के थ्रू जो पानी है, वाटर है, उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा, तो हाइपरटेंशन नहीं होगी इसमें। एंजियोटेंसिन क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है और ब्लड को भी बढ़ाने का काम करते हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे देंगे, जिससे कि हाइपरटेंशन नहीं होगा और मरीज को आराम मिल जाएगा। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट शुरू से देखते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। तो अपन ने तो पढ़ी है, पहले तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ा है, हार्ट पंप नहीं कर पाता। फिर अपन ने इसका क्या है डेफिनेशन पढ़ा है, अपन क्या क्या पढ़े, डेफिनेशन भी पढ़ी है अपन ने, क्लासिफिकेशन पढ़ा है, इटियोलॉजी भी पढ़ी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ा है, पैथोफिजियोलॉजी और डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, अपन ने इन सारे चीज़ों को अपन ने पढ़ लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली जो क्लास है आपका नोटिफिकेशन मिल सके। हर एक क्लास ऐसी ही ज़बरदस्त क्लास लेके आएंगे, तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। और अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ी डेफिनेशन पढ़ी है, हार्ट फेलियर क्या होता है। फिर अपन ने पढ़ा है क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार का हार्ट फेलियर होता है। फिर अपन ने पढ़ा है इटियोलॉजी, किस किस कारण से होता है, ये भी पढ़ लिया अपन ने इटियोलॉजी। फिर अपन ने पढ़ा है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन होंगे, क्या क्या सिम्टम दिखेंगे मरीज में, वो पढ़ लिया अपन ने। फिर अपन ने पढ़ा है लेबोरेटरी टेस्ट, क्या क्या टेस्ट कराएंगे अपन मरीज में, हार्ट फेलियर वाले मरीज में, वो पढ़ लिया अपन ने। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसकी, वो भी पढ़ लिया अपन ने। फिर इसके बाद अपन ने डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे उसमें, ईसीजी, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, इको, हार्ट कैथेटराइजेशन, एंजियोग्राफी, ब्लड टेस्ट, ये अपन ने डायग्नोसिस पढ़ लिया। फिर उसके बाद अपन ने मैनेजमेंट कर लिया, नॉन फार्माकोलॉजिकल भी कर लिया और दवाई से भी देने वाला अपन ने कर लिया। ठीक है, ये अपना मैनेजमेंट हो गया। तो ठीक है, ये मैनेजमेंट हो गया। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज़बरदस्त क्लास लेके आएंगे। कमेंट जरूर करें, आप सभी के कमेंट हम देखेंगे। और अगर क्लास में कुछ चेंजेस, बदलाव करना है या कुछ और ऐड करना, तो आप वो कमेंट करके हमें बताएं कि ऐसा करें, जिससे और सब्सक्राइब जरूर करवाएं क्लास को। ठीक है, मिलते हैं एक और अगली क्लास में अगली ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। और क्लास को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। जाते जाते कह रहे हैं, हम क्लास को सपोर्ट भी करें। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम मोटिवेट होंगे, कुछ और आगे अच्छा ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।